Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आज हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एज वेल एज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जीज को डिस्कस करेंगे. सो ये बाइंडिंग एनर्जीज से क्या मुराद है? सो पहले इसको समझने के लिए कुछ कंटेंट है, हम उसको रीड करते हैं, फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे. सो ट्रांजिशन मेटल्स शो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो टफ होती हैं और हार्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी स्ट्रेस अप्लाई करने पे वो ब्रेक नहीं होती. सो ये उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं. दे आर टफ, मैलिएबल एंड डक्टाइल. मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब आप जानते हैं कि दे कैन कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर्स. द टफनेस ऑफ दीज मेटल्स, यानी इन मेटल्स के टफ होने का मतलब यानी ये टूटी नहीं है. The toughness of these metals indicates strong metallic bond या strong metallic bindings. So अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि ये बाइंडिंग, strong metallic bindings या बाइंडिंग एनर्जी से क्या मुराद है. नॉर्मली बाइंडिंग एनर्जी से मुराद है वो ताकत जो रिक्वायर्ड है मेटल एटम्स को या मेटल में मौजूद पार्टिकल्स को, हम यहाँ पे पार्टिकल्स का नाम लेते हैं, तो ये मेटल पार्टिकल्स हैं, इनको इनकी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. आसान अल्फाज में बताऊं तो मेटल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी. सो अब बाइंडिंग एनर्जीज, डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जीज हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बाइंडिंग्स को तोड़ने के लिए, यानी कि इन मेटल पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग्स हैं उन बाइंडिंग्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, उसी एनर्जी का नाम तो है बाइंडिंग एनर्जी. अब सबसे पहले देखना है कि ये बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग मेटालिक बाइंडिंग्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि नॉर्मली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपने ऊपर क्या चार्ज ले आता है, पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है और इन इलेक्ट्रॉन्स और इन पॉजिटिव कैटायंस के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है. सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि अब इन मेटल कैटायंस को होल्ड करके रखेगी, इसी फोर्स को हम इसी फोर्स को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे नाम दिया मेटालिक बाइंडिंग्स का. तो यहाँ पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हाईलाइट भी करना है, मेटालिक बाइंडिंग्स, या जिनको हम मेटालिक बॉन्ड्स भी कहते हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बाइंडिंग एनर्जीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा. ठीक है. एक्चुअली यहां पे वर्ड आना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो अब हमें ये समझना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन मेटल्स के लिए प्रोड्यूस करना आसान है और किन के लिए मुश्किल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के. अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह भी कह दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के. जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना चांस है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएं, फ्री हो जाएं. और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी. अब इस चीज़ को समझने के लिए
स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ, ये टेबल्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट तरह की, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है स्पेसिफिकली। तो स्टूडेंट्स, हम 3D सीरीज़ को एंड 5D सीरीज़ को फोकस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 3D एंड 5D सीरीज़ का ग्राफ डिस्कस किया गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो ये 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। जी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। लास्ट लेक्चर में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हमने डिस्कस की थी। सो आप देख सकते हैं स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वनेडियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्रोमियम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। आगे देखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे तो याद रखिएगा, इसका मतलब कि मैंगनीज के पास और क्रोमियम के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में पेयरिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं स्टूडेंट्स वो लूज नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो लूज नहीं होंगे, जो अनपेयर्ड हैं वो लूज होंगे। सो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि सबसे पहले स्कैंडियम टू मैंगनीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने से ये फ्री होंगे, यानी कि मेटल एटम से बाहर आ जाएंगे और बाइंडिंग एनर्जीज में अपना रोल प्ले करेंगे और देन फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 अनपेयर्ड है, यहाँ 2 हैं, आगे कोई भी नहीं है। तो मैंगनीज से ऑनवर्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाएंगे और बाइंडिंग एनर्जीज भी कम होना शुरू हो जाएंगे। अब हम इस चीज का ग्राफ देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चीज को मजीद डिटेल से समझने के लिए हमारे सिलेबस में इसका ग्राफ भी दिया गया है। जी, अब हमें साथ में इसका ग्राफ कंपेयर करना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पोटेशियम को डिस्कस नहीं करेंगे, कैल्शियम को डिस्कस नहीं करेंगे, स्कैंडियम से। अभी आपने देखा स्कैंडियम के पास स्टूडेंट्स एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं दोबारा। टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप देख सकते हैं एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जीज वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जीज दी गई हैं, तो टाइटेनियम की बाइंडिंग एनर्जी स्कैंडियम से क्या है, ज्यादा है। अगेन वनेडियम के पास स्टूडेंट्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वनेडियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टाइटेनियम से भी स्टूडेंट्स क्या है, ज़्यादा है। सो आगे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंगनीज जिसके पास या इस तरह क्रोमियम, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा क्रोमियम और मैंगनीज, हम इन दोनों को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों वनेडियम से ऊपर आएंगे, इस तरह से क्रोमियम आएगा यहाँ पे, और क्रोमियम से भी ऊपर स्टूडेंट्स आएगा मैंगनीज। देन मैंगनीज से ऑनवर्ड ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली, और वो क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, वो ये है कि यहाँ पे मैंगनीज और क्रोमियम ऊपर आने की बजाय नीचे आ गए हैं, यानी ग्राफ ऊपर जाने की बजाय, ग्राफ एक्सपेक्टेडली ऊपर जाना चाहिए था लेकिन ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया है, क्रोमियम एंड मैंगनीज। इसकी वजह बताता हूं क्यों ये नीचे आया। देन फिर आयरन, जिसके पास अगेन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आयरन के पास स्टूडेंट्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। मजीद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कोबाल्ट के पास स्टूडेंट्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कॉपर एंड जिंक, अगेन ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेडली सबसे टॉप पे होना चाहिए था, यहाँ पे क्रोमियम को होना चाहिए था एटलीस्ट, और यहाँ पे होना चाहिए था मैंगनीज को, दोनों नीचे हैं। उसकी जो रीज़न लिटरेचर में मिलती है, इनके मेटालिक स्ट्रक्चर्स, मैंगनीज एंड क्रोमियम दोनों के स्टूडेंट्स जो मेटालिक स्ट्रक्चर हैं वो थोड़े ओपन हैं। ओपन मेटालिक स्ट्रक्चर्स का मतलब है दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, दे आर नॉट स्ट्रांगली पैक्ड। सो दैट्स वाई इनके मेटालिक स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो ज़्यादा होने की बजाय क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं।
यहाँ पे रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, यहाँ पे रीजन है इनके मेटालिक स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसे हैं कि इतने ज्यादा ये स्ट्रांगली बाउंड नहीं हो सकते। सो इस वजह से ये इन्होंने एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे शो किया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5D सीरीज को। सो 5D सीरीज को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं ये चार्ट जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा नीट कर लूँ। जी, ये रही स्टूडेंट्स 5D सीरीज। अब 5D सीरीज के लिए अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगेन हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, लेंथेनियम से स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा लेंथेनियम। जी स्टूडेंट्स, लेंथेनियम से स्टार्ट करते हैं तो देन हैफनियम और देन टेलेरियम, टंगस्टन। सो टंगस्टन तक यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है, यानी यहाँ पे जिस तरह एक्सेप्शनल बिहेवियर शो हुआ था, यहाँ ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं हो रहा। अब मैं पहले इस ग्राफ को समझाने के लिए मैं पहले इसका भी टेबल आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लेंथेनियम, हैफनियम ऑनवर्ड जितने भी आगे एलिमेंट्स हैं ये 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं। डी में 1 है, डी में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 3, डी में 4, डी में 5। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो रीनियम है आप देख सकते हैं उसमें 5D5 है। इट्स मीन लेंथेनियम टू रीनियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। D5 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी, फिर इलेक्ट्रॉन की क्या स्टार्ट होगी, 6, 7, 9, 10 एंड 10 पेयरिंग स्टार्ट होगी, जैसे कि आपने पहले देखा। सो इसका मतलब है कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जो रीनियम है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी और देन आगे डिक्लाइन की तरफ जाएगी। रीनियम है टॉप पे है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है रीनियम के पास, क्योंकि रीनियम के पास स्टूडेंट्स आपको पता है कि डी में यानी 5D5 मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन आगे क्या स्टार्ट हो गई थी स्टूडेंट्स, पेयरिंग, और पेयरिंग स्टार्ट होने से बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में आपने एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा था ड्यू टू चेंज इन मेटालिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसा बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ट्रेंड नॉर्मल ही फॉलो होगा, जो ट्रेंड आपके साथ डिस्कस किया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी के। सो अब हम एक दफ़ा सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं जो जो हमने सीखा। Transition metals show good mechanical properties. They are tough, malleable, ductile. The toughness of these metal indicates strong metallic bond. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज बिकॉज अपार्ट फ्रॉम s इलेक्ट्रॉन, यानी s इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, द इलेक्ट्रॉन ऑफ अंडरलाइंग का मतलब है कि एक शेल अंदर, हाफ फिल d ऑर्बिटल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो 4s है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो लूज होने हैं। सो इनके लूज होने के अलावा जो अंडरलाइन का मतलब अगर 4s की बात करें तो अंडरलाइन यानी एक दर्जा पीछे 3D, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अनपेयर्ड होने की वजह से लूज होंगे और बाइंडिंग एनर्जी में अपना रोल प्ले करेंगे। सो वो यही बात कर रहा है यहाँ पे। Also participate in binding. In moving from left to right in transition series, the number of unpaired electron increase up to group 5b and 6b. अब 5b और 6b में अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स ये अगेन मिड ऑफ द सीरीज आता है। आफ्टर दैट पेयरिंग टेक्स प्लेस, इसके बाद क्या स्टार्ट होती है, पेयरिंग स्टार्ट होती है। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट बिकम जीरो। देन फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा ये अगेन टॉप टू बॉटम नहीं है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट आप देखें, मिडल ऑफ द सीरीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पे आके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। देयरफॉर बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गर अप टू ग्रुप 6b, क्योंकि 6b तक मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड वीकन्स प्रोग्रेसली अप टू ग्रुप 2b, यानी 2b देन फर्दर एंड ऑफ द सीरीज पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये बाइंडिंग एनर्जी पहले स्ट्रॉन्ग होगी मिडल ऑफ द सीरीज तक,
देन एंड पे 2b जो है वहाँ पे वीक होगी. This trend of variation is binding energy is shown figure. The first transition series of general increase in binding energy at the end of vanadium. This is due to change in their metallic structure of manganese. तो वो यही बात कर रहा है जो मैंने आपसे बात की. यहाँ पे वेनेडियम के बाद ग्राफ नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया, और उसकी वजह क्या थी? चेंज इन मेटालिक स्ट्रक्चर. किसका? मैंगनीज का. इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज द इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी एंड्स एट टंगस्टन. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है 3D, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है 4D एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है 5D. सो 5D के अंदर नॉर्मल बिहेव नज़र आएगा हमें. टंगस्टन पे ये एंड होगा. देन आगे टंगस्टन व्हेन ऑल द 5D इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटिंग इन बॉन्डिंग, क्योंकि टंगस्टन में, और अभी आपने ऊपर सीरीज में भी ये बात देखी, दोबारा मैं दिखा देता हूँ. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे टंगस्टन एंड रीनियम, ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या रहेगी स्टूडेंट? मैक्सिमम रहेगी. ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ आ गया है. अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम इसको पहले हाईलाइट कर लें एज अ मेन पॉइंट. तो यहाँ पर भी वही बात है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी के साथ. बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी. सो यहाँ पर यही बात हो रही है कि ट्रांजिशन मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जी दोबारा देखें, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस. ठीक है, और ये बात आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जीज जो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्टली रिलेट करती हैं, और बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ. Transition metal have a high melting and boiling point due to strong binding forces present between their atoms. Melting point increase up to the middle of the series, क्योंकि आपको पता है middle of the series number of unpaired electron बढ़ते हैं, binding energy बढ़ेगी, melting boiling point बढ़ेगा, and then decrease to the minimum level at the end of the series. At the end of the series ये minimum level पे जाएगा और melting boiling point क्या करेगा? Decrease करेगा. This trend in melting point correlate well with the strength of binding forces. तो सेम ग्राफ नीचे बना दिए, बिल्कुल आप देखें ये वही बाइंडिंग एनर्जी वाला ग्राफ है. क्रोमियम से मैंगनीज डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन की तरफ ये ग्राफ जा रहा है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो रही है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है. और सिमिलरली 5D सीरीज का वैसे ही ग्राफ ऊपर जा रहा है, और देन टंगस्टन और रीनियम से ऑनवर्ड बाद में कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है. सो ये वैसा ही ग्राफ है. तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई की तरफ. जी तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. जी वेरी इंपॉर्टेंट, कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. सो स्टूडेंट्स द कोवलेंट रेडियाई डिक्रीज रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, क्योंकि जनरल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में यही है कि लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में अगर आप मूव करेंगे तो एटम का साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा. ये बात आपको पता है. द कोवलेंट रेडियाई डिक्रीज रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, देन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड फाइनली बिगन टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सीरीज. यानी सीरीज के एंड पर ये आप वैल्यू देखेंगे एकदम से इंक्रीज करके ये, यानी अगर ये ग्राफ देखें आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी. तो स्टूडेंट्स ये है इसी तरह से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, देन आगे अगर आप देखें तो ये क्रोमियम है, देन फिर आगे मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो आपने क्या यहाँ पे देखा कि जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम यहाँ पे साइज शार्पली डिक्रीज कर रहा है. देन आगे आपने देखा कि एक कांस्टेंट रह गया है, मतलब एक ना ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज, एक कांस्टेंट वैल्यू है तकरीबन ऑलमोस्ट निकल तक.
देन एंड पे जाके आपने देखा वैल्यू इंक्रीज कर गई है। नॉर्मली वैल्यू तो डिक्रीज करती है क्योंकि लेफ्ट से राइट हमने पढ़ा है साइज छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे पहले साइज छोटा हुआ, फिर एकदम से कांस्टेंट रहा और एंड पे इंक्रीज कर गया। अब इसकी रीज़न तलाश करते हैं। स्टूडेंट इसकी रीज़न समझने के लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर ये समझ आएगा। सो हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए इस तरह समझें कि ये एक न्यूक्लियस है और ये बाहर 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस क्या चाहता है कि वो इन 4s इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेटली न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अंडर रखे। न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे रहे, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे रहे, ठीक है। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, तो एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट में जाते हैं तो आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज। जैसे 21 है तो फिर क्या होगा 22, फिर क्या होगा 23। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब है प्रोटॉन्स में इजाफा होगा, और प्रोटॉन्स में इजाफे का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट मूव करते वक्त प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है। अब प्रोटॉन्स की तादाद जैसे जैसे एटम में बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में आते हैं, जो इजाफा होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो बाहर वाले शेल में होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केसेस में वो इजाफा, अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ के केस में फोर्थ शेल की बजाय थर्ड शेल में होगा। लेट्स से ये थर्ड शेल, मैं येलो कलर से थर्ड शेल बना रहा हूँ समझाने के लिए जस्ट, और ये मान लें ये फोर्थ शेल है और ये फर्स्ट शेल है और इसी तरह ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल, और बाहर वाला जो है वो फोर्थ शेल है। ये 4 शेल हैं। अब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहे हैं। 3D जैसे कि आपने ऊपर सीरीज़ भी देखी कि अब यहाँ पे 3D1 होगा जी, 3D1, ठीक है। इसी तरह से जब आप स्कैंडियम से मूव करोगे नेक्स्ट टाइटेनियम की तरफ, तो टाइटेनियम में स्टूडेंट्स यही 3D2 हो जाएगा। स्कैंडियम की बात करें तो 3D1, टाइटेनियम की बात करें तो 3D2, वनेडियम की बात करें तो 3D3, ठीक है। यानी कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और आएंगे भी कौन से शेल में, थर्ड शेल में। अब आप लोगों ने ये बात फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है कि डी जो है उनमें इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिफ्यूज रहता है। उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी है वो स्टूडेंट्स क्या रहती है, डिफ्यूज रहती है। डिफ्यूज का मतलब इतनी कंसंट्रेटेड नहीं होती। अब डिफ्यूज रहने की वजह से क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से इसकी अट्रैक्शन 4s के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट। सो इसका मतलब है कि प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन नहीं कर रहे। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस घर के अंदर आ रहे हैं वो डी है, और डी में आने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिफ्यूज है। यानी उस डी में इलेक्ट्रॉन आने से हो ये रहा है कि डिफ्यूज्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो डिफ्यूज हो रही है। मतलब कि रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। रिपल्शन होगी तो साइज बढ़ सकता था, लेकिन रिपल्शन यहाँ पे इसलिए कम हो रही है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो डिफ्यूज रहती है। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, अब दोबारा ग्राफ की तरफ चलते हैं। स्कैंडियम टू क्रोमियम, क्या चीज़ नोटिस की गई कि इसके पास है 3D1,
इसके पास है 3d2, इसके पास है 3d3, ठीक है, वनेडियम के पास, और क्रोमियम के पास है स्टूडेंट्स 3d5, और मैंगनीज के पास भी है 3d5। मतलब एक तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में बढ़ रहे हैं, और थर्ड शेल में भी डी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। अब डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो तो स्ट्रांग होती जा रही है, और न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग होने से वो इलेक्ट्रॉन्स को, 4s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, और जिसकी वजह से साइज रैपिडली क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। अब आगे क्या मसला है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे ये होगा जब D5 के बाद आगे जब जाएंगे तो एक टाइम के बाद जब D6 D7 यानी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो पेयरिंग के वक्त यही डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स डबल होना शुरू हो गए। तो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होने की वजह से अब ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 4s को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और 4s को रिपेल करेंगे यानी उधर से प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और ये 3D में कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं ना तो वो रिपेल करेंगे, यानी एक फोर्स फोर्थ शेल को इस तरफ ड्रैग कर रही है और एक फोर्स उल्टा होने क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। सो वी कैन से डैट कि इस केस में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बराबर रहेगा न्यूक्लियर चार्ज के। जब ऐसा है तो फिर ना साइज में कमी आएगी ना साइज में क्या होगा, इजाफा, एक कांस्टेंट सा साइज रहना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमियम तक या मैंगनीज तक जो शार्प डिक्रीमेंट आया है, इस केस में याद रखिएगा, इस केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो था ना वो डोमिनेंट हो गया था, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। क्योंकि इस केस में डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी, 5 इलेक्ट्रॉन थे, अकेले अकेले थे, प्रोटॉन बढ़ रहे थे, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डी में आने की वजह से डिफ्यूज यानी शील्डिंग इफेक्ट कमजोर था, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग था, साइज डिक्रीज हो गया। अब यहां से लेकर जहां तक साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम रह रहा है, यहां तक स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज की स्ट्रेंथ तकरीबन बराबर है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कॉपर और जिंक के केस में तो आप जानते हैं कि इन कॉपर और जिंक के केस में तो 3d10 है ये तो, और जिंक भी 3d10 है। 3d10 का मतलब 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10-10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुके हैं डी के अंदर। अब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुके हैं, तो वो अब फोर्थ शेल को क्या करना शुरू करेंगे, 4s को रिपेल करना शुरू करेंगे, जिससे 4s थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और साइज बढ़ जाएगा एटम का, चौथा शेल थोड़ा बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि एंड पे थिक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डी में होने की वजह से रिपल्शन बिटवीन डी एंड एस बढ़ गई और साइज बढ़ गया। तो हम कहेंगे लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट है किसके ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, तो साइज एंड पे बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। द कोवलेंट रेडियाई डिक्रीज रैपिडली एट द एंड ऑफ द सीरीज, देन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड फाइनली बिगेन इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सीरीज। द इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियाई इज पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट द फिल्ड 3d ऑर्बिटल हैव कॉन्ट्रैक्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक कोर, सो shield the outer 4s electron more effectively from nucleus। ये अब ये बात जो मैंने काफ़ी तफसील के साथ आपको बताई है, ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि द इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियाई इज पॉसिबल। एंड पे जो इंक्रीज हुआ है साइज में जिंक से, कॉपर और जिंक के दरमियान में, वो यही रीजन बता रहा है, द इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियाई इज पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट द फिल्ड 3d ऑर्बिटल हैव कॉन्ट्रैक्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कोर, सो शील्ड द आउटर 4s इलेक्ट्रॉन, जो कि वो 4s इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं मोर इफेक्टिवली फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड पे मैंने बोला न्यूक्लियर चार्ज लेस डोमिनेंट होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा, साइज बढ़ जाएगा। आगे वो बता रहा है कि कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई m+2
ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हमने शो किया है। जो एटॉमिक रेडियाई है वो तो समझ आ गया, जिसको हम यहाँ पे कोवलेंट रेडियाई भी कह रहे हैं। बट आयनिक रेडियाई का ट्रेंड जो है वो बता रहा है कि चेंज इन आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज आर सो मच इर्रेगुलर। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली वर्ड आना था इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, ठीक है। सो दैट दी periodic trend in the properties of these ions are difficult to rationalize, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने ओवरऑल बताया 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के इकट्ठे ट्रेंड बताए। तीनों का ट्रेंड क्या है? सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प डिक्रीमेंट, देन साइज रिमेन कांस्टेंट, और एंड पे साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इन तीनों केसेस में मैंने बताया कि कब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, कब कम होगा, और कब ये दोनों न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज वो ताकत है जो एटम के साइज को छोटा करेगी, शील्डिंग इफेक्ट वो ताकत है जो एटम के साइज को क्या करेगी? बड़ा करेगी। क्योंकि ये बातें आपने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ी हैं कि रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन, ये जो रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, इसी को तो कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा अपनी तरफ, वही साइज को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ये बातें आपको ऑलरेडी पता हैं, जस्ट मैं रिमाइंड करवाने के लिए ये बोला। अब स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, ये आपको इर्रेगुलर सा ट्रेंड नज़र आएगा टाइटेनियम का, इसी तरह से क्रोमियम का, मैंगनीज का, आयरन का। तो वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए, सो स्टूडेंट्स ओवरऑल साइज अगर आप देखें तो वो कमी की तरफ ही जा रहा है। लेकिन अगर आप इसका आयन टू आयन ट्रेंड देखें तो वो बड़ा इर्रेगुलर सा है, ओवरऑल डिक्रीमेंट है, लेकिन कोई हम इसका ट्रेंड प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम एटॉमिक साइज में थोड़ा प्रिडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं देख सकते। एक तो रीज़न ये है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरा इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो साइज को एब्रप्टली चेंज करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से मैंने समझा दी हैं, लाइक बाइंडिंग एनर्जी एंड कोवलेंट रेडियाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।